मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। बेटा एक नए लेक्चर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। वी आर इन F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं आजकल। एंड आई एम डूइंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर 2 इन रिगार्ड टू बेसिक इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। मैंने आपको पे बैक पीरियड, मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैंने आपको कैश फ्लोज, मैंने आपको रेलेवेंट कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड पे बैक, एनपीवी, आईआरआर, एनपीवी आईआरआर प्रोफाइल प्लस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के सभी क्वेश्चंस, कैप्लन और बीबीपी। बेटे मैंने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में आई हैव डिवोटेड 20 लेक्चर्स। बेटे बाकी अगर आप देखें बाकी इंस्टीट्यूट या टीचर्स को 20 लेक्चर्स में तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पूरा हेड ही खत्म कर देते हैं। मतलब चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 तक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। माय पॉइंट इज, आपको जब तक लॉजिक समझ नहीं आएगा यार, और आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता चलेगा, तो कैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आप ये बताइए। एंड आई विल बी डूइंग एग्जामिनेशन किट क्वेश्चंस आल्सो। बेटे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स थोड़ा सा हटके है, हल्का सा थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। कैलकुलेटर्स हमने किया और मैंने आपको कैलकुलेटर की टेक्निक्स भी बताई, नॉर्मल कैलकुलेटर एज वेल एज साइंटिफिक कैलकुलेटर, दोनों कराऊंगा बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू। ये जो लेक्चर अभी मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं बेटे, आपको मैं बताऊं, मैं आई एम विद फुल एनर्जी, और मैं जो बोलूंगा आपको, मैं आई विल बी टेलिंग यू द बेसिक लॉजिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स। और पहले 2-3 लेक्चर्स में तो आप उसको कैप्लॉन से, बीबीपी से देखेंगे तो आपको लगेगा आई हैव नॉट कवर्ड अ सिंगल लर्निंग आउटकम, बट ऐसा होगा नहीं। मैं आपका पहले फाउंडेशन प्रिपेयर करूंगा। बेटे बुर्ज खलीफा दुबई में कितने फ्लोर्स हैं, उसका सबसे ज्यादा टाइम फाउंडेशन में लगा। तो मैं आने वाले 2-3 लेक्चर्स, इट इज अ फाउंडेशन फॉर चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। बेटे चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। आज मैं आपको एक एक बात का खुलासा करूंगा। आप रजिस्टर ओपन करें बेटे, कर लें बेटे। बेटे रजिस्टर को ओपन करें और मेरी बात को ध्यान से सुने। ऊपर लिखें ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, F9 कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर 4। बेटे चैप्टर 4 में देखो मैंने घड़ा बनाया और घड़े से 4 बातें मैंने कहा, मेरे को ये बताना है, फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। शायद वो चैप्टर 3 में हमने कवर नहीं की होंगी, because that was not there in the learning outcomes, but my point is I will be telling you those further aspects। कुछ और बातें सिखानी है, कुछ और कला सिखानी है बेटा आपको। I have to give some more skill so that as a finance manager, as a ACCA certified, as a ACCA member, you should be able to take the decisions। कई बार लाइफ में ऐसा होता है ना कि डिसीजंस हम लेते हैं तो कुछ अंदर से इंट्यूशन भी आती है और कुछ नई स्किल्स भी हमारे पास होती हैं, उन सब की हेल्प से हम काम करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू या इस चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के थ्रू बेटे बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक्स, बड़े लॉजिकल बातें हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी के सभी से मैं भूपेश आनंद यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बेटे एसीसी स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, भूपेश आनंद अपनी कहानी बताएगा मुंह जबानी। दैट दीज आर द 8 लर्निंग आउटकम्स व्हिच आर गिवन टू यू इन स्टडी नंबर इन योर चैप्टर नंबर 4। बेटे 8 ही लर्निंग आउटकम्स दिए हैं और पहले 3-4 तो इन्फ्लेशन के ऊपर ही है। उसके बाद उन्होंने कुछ दूसरी बातें बता दी, टैक्स इफेक्ट्स, डेप्रिसिएशन इफेक्ट, सब। बेटे अच्छा एक चीज मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं है कि जैसे लर्निंग आउटकम्स दिए मैं वैसे ही करने वाला हूं। I will be doing somewhat, as per my own way, जिससे आपको रिलेशनशिप ज्यादा पता चले, आपको लॉजिकली पता चले कि हम इन्फ्लेशन कर ही क्यों रहे हैं। You should know why we want to calculate tax saving on depreciation. You should know what are the methods as per depreciation, what is balancing charge, what is balancing allowance। इस सब आपको लॉजिकली पता होगा तो जाकर ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे बेटे एग्जामिनेशन किट में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हैं, मैंने सब चेक किया। तो आपका ध्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखें जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इन द फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, नो डाउट देयर आर 8 लर्निंग आउटकम्स। 8 है जी, बट 8 के 8 एक ही बात करते हैं कि क्या हमें नया प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्या नई मशीनरी लेनी चाहिए, क्या नया। फॉर एग्जांपल रतन टाटा ने अज्यूम किया कि भाई वेदर आई शुड स्टार्ट विद नैनो प्रोजेक्ट,
और मुकेश अंबानी whether I should start with Reliance Jio Telecommunication, or as a Bhupesh Anand whether I should go for CPA lectures also, or along with that ACC I should start with IFRS also और प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो. इट मीन्स आपको लाइफ में कई बार ये डिसीजन लेना होता है. जैसे मैरिज, बट मैरिज प्रपोजल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल, इट इज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. आप जिससे विवाह करेंगे आपकी आने वाली लाइफ काफी ज्यादा अफेक्ट करेगी. तो इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मैरिज का डिसीजन लेना मुझे ऐसा लगता है सबसे प्रीशियस है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ध्यान से लेना चाहिए. इसीलिए तो लड़की के माता पिता ज्यादा टेंशन में होते हैं. लड़के से पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, कितना कमा लेते हो, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं. इट मीन्स ये एनालिसिस किया जा रहा है. सिमिलरली एज अ फाइनेंस मैनेजर whenever you want to take the acceptability, whenever you want to appraise, whenever you want to give the recommendation, whenever you want to take a decision कि ये करें या ना करें, इस लोकेशन में प्रोजेक्ट करें या वहां करें, ये नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या नहीं करें, नया एसेट ले या नहीं ले, बेटे इन सभी के लिए आपका एक डिसीजन, मैंने जैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था चैप्टर 2 में, दैट देयर आर सम फीचर्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ह्यूज सम ऑफ मनी इज इन्वॉल्व्ड. जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप लेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ह्यूज सम ऑफ मनी इज इन्वॉल्व्ड. एसीसी ज्वाइन करना इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. आपने कितने पैसे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए, आप स्किल लेवल में, अभी प्रोफेशनल लेवल है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है. इट मींस यू हैव टेकन अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट मींस यू हैव टेकन अ इन्वेस्टमेंट फॉर योर ओन सेल्फ. नाउ अगर आप जब मैरिज की बात करेंगे और एसीसी क्लियर कर लिया तो बेटे आपको जो आपके पार्टनर्स मिलेंगे वो भी इसी लेवल के होने वाले हैं. इट मींस ये आपका फ्यूचर भी इफेक्ट करेगा. और अगर सपोज करते हैं भगवान ना करे रामलाल ने एसीसी ज्वाइन तो किया लेकिन कंप्लीट नहीं किया, ग्रेजुएट ही है, तो बेटे उसको ग्रेजुएट जैसे ही मिलेंगे एंड इट विल अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ रामलाल. इट मींस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैव सम फीचर्स. फर्स्ट, ह्यूज सम ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1. आप मेरा वो लेक्चर देखें. इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर. काफी एक्सटेंट तक आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने रिवर्स कर दिया तो आपकी मार्केट वैल्यू डाउन आ जाएगी. गेटिंग एसीसी बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है यार. अज्यूम करते हैं आप नॉलेज लेवल से आए, स्किल में आपने ऑलरेडी अभी 1 ईयर 1.5 ईयर इन्वेस्ट कर दिया, इतने सारे लाख्स ऑफ रुपीस इन्वेस्ट कर दिए. अब आप रिवर्स करेंगे तो आपके पेरेंट्स ने आपके रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को पहले ही बता दिया कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एसीसी कर रहा है. आपने बड़ा मना किया, मम्मी अभी करने तो दो ना, मम्मी प्लीज मम्मी. उनका कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव रहा होगा, that why they have told कि भाई अभी मेरा बेटा या मेरी बेटी ये कर रही है. अगर अब रिवर्स कर दिया, अगर आपने अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को चेंज कर दिया तो बेटा आपकी मार्केट प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि आपसे ज्यादा चिंता आपके रिश्तेदारों को होगी. ए रामू कर लिया क्या, एसी से नहीं हुआ अभी तक, कितना टाइम लगेगा, कहां से होता है, कब करोगे, क्या हो गया. बेटे उनको अंदर से नहीं पता कि क्या एसीसी के लिए भी यू हैव टू डू हार्ड वर्क. इन बातों के साथ मैं आज आपके पास एक बड़ी प्यारी सी बात कहना चाहता हूं कि जो आप सोचते हैं, जो आप इमेजिन करते हैं, जो आप कल्पना करते हैं, एक्चुअली में वही हकीकत बन जाता है. इमेजिनेशन में आपने ये अज्यूम करना है कि आपका F9 अटेम्प्ट फर्स्ट में क्लियर हो गया और आप प्रोफेशनल लेवल में चले गए हैं. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. बैठने का मैंने बता ही दिया आपको, कमर सीधी होनी चाहिए भाई साहब. देखिए जी, जितनी कमर सीधी होगी उतना ज्यादा आपकी लाइफ एनर्जी सर्कुलेट करेगी और आपको मेरी बातें ज्यादा समझ आएंगी, क्योंकि चैप्टर 3 थोड़ा सा, चैप्टर 3 और 4 थोड़े से हैवी हैं. मैं तो ये कहूंगा थोड़े हैवी हैं, बट अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना तो आपको हैवीनेस नहीं लगेगी. मैं भूपेश आनंद चल पड़ा अपनी कहानी की तरफ. आप एज अ फाइनेंस मैनेजर, यू एज अ फाइनेंस मैनेजर, यू हैव टू अप्रेज द इन्वेस्टमेंट्स, यू हैव टू एनालाइज द इन्वेस्टमेंट्स. आपको वायबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स चेक करनी है. आपको ये चेक करना है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो आप लेने जा रहे हैं उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. आपको प्रॉफिट का ध्यान नहीं देना, आपको कैश फ्लो का ध्यान देना है. कैश फ्लो दो तरह की होती है, वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 2 and 3 20 लेक्चर्स में. वन इज आउटफ्लो एंड सेकंड इज इनफ्लो. व्हेन आई से इनफ्लो इट मींस कैश प्रॉफिट. पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी. कैश इनफ्लो.
कैश आउटफ्लो। बेटे बनिए, लाला जी की नजर से देखिए रोकड़ा कितना गया और रोकड़ा कितना आया। एज अ फाइनेंस मैनेजर आई एम ओनली कंसर्न विद दैट, आई एम नॉट कंसर्न विद द बुक प्रॉफिट्स, आई एम कंसर्न विद रोकड़ा, धंधो 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 कितना आ रहा है। तो मैंने उसके लिए कहा कि आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लोज भी यूज करने पड़ेंगे। And we have seen in chapter number 2 and chapter number 3 I did so many questions of Kaplan as well as from examination kit, जहां पर मैंने आपको कैलकुलेटर की टेक्निक से प्रेजेंट वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो टेबल जो आपको पेपर में दिए होंगे उसको कैसे यूज करना है, वो सब सिखाया। आज भी बताऊंगा, मतलब इस चैप्टर में भी बताऊंगा। अब ये जो चैप्टर का नाम है, थोड़ा सा मैं आपको कहूं, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। कुछ और बातें, जैसे आप कहीं खाना खाने जाते हैं किसी के मैरिज में, आप पहले स्टार्टर्स लेते हैं, सूप लेते हैं, स्टार्टर्स लेते हैं, है ना, दही भल्ले खाते हैं, चीला खाते हैं, मसाला डोसा खाते हैं, कुछ भी जो स्टार्टिंग में होता है, स्नैक्स, स्प्रिंग रोल्स वगैरह। फिर कुछ देर के बाद मेन मेनू स्टार्ट हो जाता है, आप पनीर खाते हैं, आप दाल मखनी खाते हैं, आप नान खाते हैं, आप गार्लिक नान खाते हैं, आप भल्ले डालते हैं। उसके बाद लास्ट में आप डेजर्ट्स खाते हैं, मुंह मीठा करते हैं, और बेटा लास्ट में जब बिल्कुल निकल रहे होते हैं ना, तो दरवाजे के साथ ना चूरन की गोली होती है, इनो, क्योंकि आपने ज्यादा खा लिया। इट मींस देयर आर सम फर्दर एस्पेक्ट्स। जो मेन था वो चैप्टर 2-3 में बताया, बट कुछ और भी चूरन की गोलियां भी बतानी है जो चैप्टर नंबर 4 के थ्रू बताऊंगा। उसका नाम रखा है ACCA ने फर्दर एस्पेक्ट्स, फर्दर एस्पेक्ट्स, फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। एक बच्चा कह रहा है ये लिखना है, बेटे मैं तो कह रहा हूं हर चीज लिखनी है। आपका ध्यान तभी रहेगा और आपको ज्यादा समझ आएगा जब आप लिखोगे। ज्यादा चालाकी समझदारी मत दिखाना, कमर सीधी करके बैठना, लेट के पढ़े तो बेवकूफ हो गए, थप्पड़ मारूंगा कैमरे से बाहर निकल के आगे। डिसीजंस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फर्दर एस्पेक्ट्स में लिखिए जी। मुझे 4 चूरन की गोलियां देनी है आप, लेकिन मैं एक साथ नहीं दूंगा, धीरे 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 आपको पहले पूरा बताऊंगा, समा बंधाऊंगा, लोहा गर्म करूंगा, फिर चोट मारूंगा। वैसे पहला एस्पेक्ट मुझे बताना है इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखेंगे क्या होती है इन्फ्लेशन। महंगाई रे महंगाई, हाय हाय महंगाई, मेरे पिया तो कमाते हैं बहुत, लेकिन ये महंगाई डायन मारी जात है, गाना देखेंगे। सेकंड इज इंपैक्ट ऑफ टैक्स, कि भाई टैक्स है क्या, लगान, जिसके लिए आमिर खान ने लड़ाई की थी, तो मैं लगान की बातें बताऊंगा। कॉर्पोरेशन टैक्स, एक टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन अ कंपनी, दैट इज अ कॉर्पोरेशन टैक्स, एंड अ टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन अ इंडिविजुअल, दैट इज अ इंडिविजुअल टैक्स। बिकॉज वी आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी। हम फाइनेंस मैनेजर है नेरोलैक पेंट्स के, हम फाइनेंस मैनेजर है MRF टायर्स के, हम फाइनेंस मैनेजर है एप्पल कंप्यूटर्स के। So we have to talk from point of view of corporation, and the tax which is applicable on the corporation, that is corporation tax. We will see कि corporation tax कहाँ लगता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स में लगता है या बैलेंस शीट में लगता है? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है, सेल्स में लगता है, या कॉस्ट में भी लगता है? अच्छा, उसके बाद टैक्स को कैसे करते हैं, कब पे करते हैं, क्या उसी ईयर पे करते हैं या 1 साल के बाद पे करते हैं? Because we generate income in this year and we calculate tax on at the end of this year and we pay tax on the next year. So we will see to that. We will see that what are the aspects of that. Third is the impact of working capital. आपको मालूम है बेटा, आपके नए नए मोबाइल फोन्स आ रहे हैं। अच्छा, नए मोबाइल फोन्स में आपको वर्किंग कैपिटल कई सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि आप पुरानी मशीनरी चला रहे थे, अब आपने नया एसेट ले लिया। अच्छा, नया एसेट ले लिया तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छे यूनिट्स बना सकती है। पुरानी मशीन बनाती थी 5000 यूनिट्स, अब बनेंगे 8000 यूनिट्स। इट मींस अभी तक आपने जो वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 5000 यूनिट्स। नाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ 8000 यूनिट्स। इट मींस यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर हम चेक करेंगे वर्किंग कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हो तो क्या करें, जीरो पीरियड में हो तो क्या करें, सब्सिक्वेंट बीच में हो तो क्या करें, और एंड में क्या करना है, आई विल टेल यू। और लास्ट में इंपैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स सेविंग, टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होती क्या है, मेथड्स कौन से हैं, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, व्हाट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, व्हाट इज बैलेंसिंग चार्ज, व्हाट इज बैलेंसिंग अलाउंस। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये पूरी 5-6 लेक्चर्स की श्रृंखला को पहले ध्यान से सुनना, देखना, और फिर कैप्लॉन में जाना। मैं A to Z सब कुछ कैप्लॉन का BBB का कराने वाला हूं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी बीच बीच में कैप्लॉन BBB मत देखना, पहले 3-4 लेक्चर्स मेरे ध्यान से बात को समझ के हाथ खुला कर लो। ठीक है सर, आइए जी, आइए। मैं
आपको पहले अपने जूस नोट्स की तरफ लेके जा रहा हूं। सर आप जूस नोट्स दिखाएंगे? हाँ बेटे, देखो ना, मैंने आपको चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, चैप्टर 1 में, और वी हैव ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर 7, 8, 9, 10, उन सब में जूस नोट से को भी दिखाया। आज देखिए चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे हैं बेटा। ये देखिए फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टोटल 20-21 चैप्टर्स हैं। ये कहता है जी इम्पॉसिबल इज जस्ट अ ओपिनियन। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है यार, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है भाई साहब। वो कहता है ये तो आपके विचार हैं, है कुछ नहीं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स विच आर गिवन टू यू एज पर कैप्लन एंड बीबीपी, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर आप पहला देखें तो लिखा हुआ है इन्फ्लेशन, ठीक है सर। सेकंड देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन रियल टर्म्स एंड नॉमिनल टर्म्स। देखेंगे व्हाट आर रियल एंड व्हाट आर नॉमिनल। थर्ड इज व्हाट इज नॉमिनल मनी टर्म्स। फोर्थ इज द रियल टर्म। फिफ्थ इज, फिर देखिए जी पहले जो 4 लर्निंग आउटकम्स है ना, दे आर ऑन इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन में अभी इस चैप्टर में आज के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में नहीं कराऊंगा, पहले मैं आपको बेस बनाऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं बताऊंगा इन्फ्लेशन का इफेक्ट। टेंशन मत लें, मैं ज्यादा ही बताऊंगा लेकिन आपको अपने हिसाब से बताने वाला हूं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यहां देखिए, यहां पर यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखें तो टैक्स की बातें हो रही है और डेप्रिसिएशन की बातें हो रही है और लास्ट में वर्किंग कैपिटल की बातें हो रही हैं। आप भूल जाइए लर्निंग आउटकम्स, मैं आपको अपने आप अपने हिसाब से सब बातें बताऊंगा। कोई टेंशन नहीं लेनी यार, कुछ नहीं लेना, कुछ भी नहीं दो रहना। आपको इन्फ्लेशन पहले करना ही नहीं है, ठीक है जी। उसके साथ साथ हम कैप्लन को भी देखेंगे, कैप्लन का मटेरियल देखेंगे। अभी आ रहे हैं हम, जैसे कैप्लन का चैप्टर नंबर है जी, चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 4, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। दीज आर द 8 लर्निंग आउटकम्स व्हिच आई विल बी डूइंग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब कहानी किस्मत की अब स्टार्ट हो रही है जी। एक एक बात को ध्यान से सुनना है, मोबाइल फोन बिल्कुल म्यूट कर दो, ईमानदारी से मेरी बात को सुनो। देखिए आपको लाइफ में कभी भी कोई भी डिसीजन लेना होता है, नॉर्मल की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, और आप डिसाइड नहीं कर पाते, तो आपको बचपन से ही कहा गया कि आप उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो कि भाई अगर आप ये काम करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या कॉस्ट होंगी, और बेनिफिट ज्यादा है या कॉस्ट ज्यादा है, उसके बेसिस में भी डिसाइड कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बचपन से आप ये बातें सुनते आ रहे हैं, या कई बार आपने लाइफ में अप्लाई भी किए। अब आप बड़े हो गए, एसीसी ज्वाइन कर लिया, F9 में आ गए, भूपेश क्लासेस के लेक्चर्स ले लिए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बातें कर रहे हैं। मैं चैप्टर नंबर 4 की बातें कर रहा हूं। 20 लेक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, चैप्टर 2 और 3 के लेक्चर्स लिए मैंने। बट कहीं ना कहीं चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक में बात घूमती जा रही है कि क्या ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, क्योंकि आप उसी को तो अप्रेस कर रहे हैं, क्या उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यू एज अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू गिव योर रिकमेंडेशन, यू हैव टू गिव योर डिसीजन टू द टॉप लेवल मैनेजर, टू मुकेश अंबानी, टू सुनील मित्तल, टू नारायण मूर्ति, इन सभी को आपको अपनी रिकमेंडेशन देनी है, डिसीजन देनी है, बताना है कि क्या करें, क्या ना करें, क्या करें। It means the point is, in all from chapter number 2 to chapter number 6, you have to appraise the investments, whether it is the case of lease versus buy, whether it is the case of capital rationing, whether it is the case of replacement, whether it is the case of, acceptability of a project, anything. मैं तो कहता हूँ जब मैंने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था ना चैप्टर 2, और जब लेक्चर नंबर लास्ट करूंगा चैप्टर 6 का, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, मेरे माइंड में, मेरे जहन में एक ही बात होगी कि क्या ये इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, क्या ये नया प्रोजेक्ट है, क्या ये नया काम है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए मेरे पास टूल्स हैं, जैसे हमने वी हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2 एंड 3, वी हैव अ पेबैक पीरियड टूल, वी हैव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वी हैव accounting rate of return, we have discounted payback period, we have NPV, we have PI, we have IRR। मैंने आपको टूल्स बताए, उन्हीं टूल्स के बेसिस पे करेंगे। और मैंने आपको कहा कि हम कैश फ्लो के बेसिस पे करेंगे, मैंने आपको कहा हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे करेंगे। बिल्कुल मैं उसी सिद्धांत पे चलूंगा। बट क्या होता है, जब आप कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं तो बेटे कैश फ्लो में 2 चीजें आती है, एक आउट और एक इन।
कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो जो है वो 0 पीरियड में होती है, शुरू में होती है, बिगिनिंग में होती है, लेकिन उसमें कुछ और भी थोड़ी थोड़ी बातें आ सकती हैं, टॉपिक्स लगा सकते हो। जैसे आप पिज्जा लेते हो तो उसमें कुछ टॉपिक्स अपने हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वो टॉपिक्स बतानी है मैंने, है ना। और कैश इनफ्लो वैसे तो सिंपल होती है बेटे। कैश इनफ्लो क्या होती है? आपकी ट्रेडिंग कैश इनफ्लोज, जो आप ट्रेड कर रहे हो, जो आप धंधा कर रहे हो, उसमें जो बिक्री कर रहे हो, जो सेल कर रहे हो, उसमें जो कॉस्ट लग रही है, सेल में से कॉस्ट लेस करो तो प्रॉफिट ही तो आता है। लेकिन आप उस जगह यू आर यूजिंग दैट सोसाइटी, यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ दैट कंट्री, यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट। इट मींस सेल्स माइनस कॉस्ट करें तो प्रॉफिट आएगा, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वी हैव टू पे टैक्स, so we will deduct tax and the balancing figure will be profit after tax। ये थोड़ी थोड़ी टॉपिक्स हो सकती हैं जो मुझे आज डिस्कस करनी है। मैं आपसे कहता हूं जी, आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आपको चैप्टर 6 तक, आपने 3 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। फॉर्मेट क्या है मैं बताऊंगा। पहला स्टेप है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसका खर्चा निकालिए, कॉस्ट निकालिए, एंड दैट वी टेक्निकली से इट एज कैश आउटफ्लो। कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में हम उसको कैश आउटफ्लो बोलते हैं। तो पहली बात, आज के बाद कभी भी आपने करना है तो ये चित्र बनाएंगे। एंड स्टेप नंबर 2 इज, जब हम कोई काम करते हैं, जब हम कुछ पे करते हैं तो हमारे को कुछ रिटर्न मिलता है। आप एसीसी के लिए पहले एग्जामिनेशन फीस पे करेंगे, भूपेश आनंद के लेक्चर्स के लिए पैसे देंगे, आपका आउटफ्लो होगा, फिर आप मेहनत करेंगे, पास होंगे, बिग 4 में, एमएनसीज में जॉब लगेगी, उसके बाद पैसे आएंगे। कैश इनफ्लो इज ऑलवेज इन द फ्यूचर पीरियड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स इन चैप्टर नंबर 2 and 3, and that too in the future, and that is uncertain, but outflow is certain, we have seen the features। कहने का मतलब है जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कभी भी करते हो, आज के बाद ध्यान रखना जी, पूरे 6 के 6 चैप्टर्स में पहला काम आपको आउटफ्लो निकालना उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। घबराना नहीं है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे तो क्या करेंगे, मैं कराऊंगा, आप खुद करेंगे, मैं टेक्निक दूंगा आपको कैसे करते हैं। बस आप पहले लिखिए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आप इसी तरह से पहले चित्र बनाइए। स्टेप नंबर 1, हम क्या करेंगे, टोटल कैश आउटफ्लोज को कैलकुलेट करेंगे। Step number 1, we will calculate total of cash outflows। total of cash outflows मतलब अगर मैं ये काम करता हूं तो मेरी जेब से कितने पैसे जाएंगे। जैसे आपने एसीसी के लिए सोचा कि मेरी जेब से रजिस्ट्रेशन फीस भी जाएगी, उसके बाद सब्सक्रिप्शन फीस भी जाएगी, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस भी जाएगी, कोचिंग फीस भी जाएगी, और अगर मैं मतलब दीज आर द आउटफ्लो। सिमिलरली इफ आई सी अ न्यू प्रोजेक्ट, आपको एक नया प्रोजेक्ट देखना है और उसका डिसीजन देना है अपने डायरेक्टर्स को, तो यू विल फाइंड आउट कि भाई अगर हम नया काम करते हैं तो हमारे को लैंड परचेज करना पड़ेगा, उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, उसमें मशीनरीज भी चाहिए। अच्छा, मशीनरीज को सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा, जब वो मशीनरी चलेंगे तो हमारे को वर्किंग कैपिटल के पैसे भी चाहिए, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, फिर लेबरर्स भी चाहिए। इट मींस आप क्या कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसा मैंने चैप्टर 2 और 3 में बताया था, दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एंड इन दैट यू विल फाइंड आउट दैट हाउ मच इज आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, आपकी जेब से कितने पैसे गए उसको निकालेंगे। तो देखिए जी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और फिर स्टेप नंबर 3 जो हमने चैप्टर नंबर 2 और 3 में डिस्कस किया। वी विल यूज दीज टूल्स, हम इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दुर्गा माता के पास अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं, तलवार होती है, भाला होता है, त्रिशूल होता है, चक्र होता है। सिमिलरली a finance manager has different tools in his pocket. He can use payback period, he can use ROCE, he can use ARR, he can use NPV, he can use PI, he can use IRR। अब देखना ये है उस फाइनेंस मैनेजर को कि कौन सा टूल कब यूज करना है। And then finally he will give the recommendation. I have written there that I have to give the recommendation. I will give that recommendation, or I will take a decision that whether it is to be done or not, whether it is to be accepted or not। तो आइए सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस भी मैंने देख लिए, बीबीपी की वर्कबुक से भी देख लिए, कैप्लन से भी देख लिए, स्टडी टेक्स्ट से भी देख लिए, और उन सब के बेसिस पे मैंने कुछ फॉर्मेट्स प्रिपेयर किए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ईमानदारी से ये सारी चीजें कैलकुलेट लिख लेते हैं, पहले समझा तो मैं दूंगा ही क्योंकि हम समझते हैं फिर याद करते हैं,
तो आप A to Z सब क्वेश्चंस कर पाएंगे और मैं कराऊंगा। तो पहला स्टेप है जी आउटफ्लो। तो आउटफ्लो को कैसे निकालते हैं? आपने माइंड में सोचना है कि एक नया प्रोजेक्ट है, नई बिल्डिंग ले रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, नया लोकेशन बना रहे हैं, उसके बाद मशीनरी ले रहे हैं, उसको सेटअप कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। मान लेते हैं जी पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी हो सकती है? सोचना है, इमेजिनेशन है। सोचिए कि आप अगर एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं तो आपको एक नया प्रोजेक्ट लेना है, तो आपके मन में क्या क्या आएगा, क्या क्या नई नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी? पहला, आप एसेट्स को बाय करेंगे। एसेट्स में भी लैंड, एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एसेट्स में भी नॉन करेंट। अच्छा, प्लस उसके बाद उनको इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने कहा जी ये प्लस कर दो। बड़ी मेहनत से बनाया बेटे, फॉर्मेट सबने बनाना है, कमर सीधी करके बनाना है बेटे, झुक के बैठ के नहीं पढ़ना। मैंने कहा ना चैप्टर 4, 5 इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आ रहा है, और थोड़े टेक्निकल अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो नहीं होगा। प्लस अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी है, मान लेते हैं आपने कोई अपोलो टायर से एक मशीनरी परचेज की जर्मनी से, और जर्मनी से मशीनरी परचेज की, तो उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगा। अच्छा, को टेस्टिंग टेस्ट भी लगे, सेटअप कॉस्ट लगी, दैट इज ऑल्सो आउटफ्लो। प्लस जब आप नया एसेट लेंगे, नई मशीनरी लेंगे, तो आप प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन तभी होगी जब आपके पास रॉ मटेरियल का सामान होगा, वर्किंग कैपिटल के पैसे होंगे। इट मींस यू आल्सो रिक्वायर वर्किंग कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और व्हेन यू स्टार्ट योर प्रोडक्शन। तो दीज कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। एक तो और होंगी, वो आपके लिए एप्लीकेबल है इसलिए मैंने बताई नहीं। टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, आराम से सबने बनाना है। चलाकी किस बात की यार, ईमानदारी से काम करना है बेटे। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रम ददाति लक्ष्मी। तो ईमानदार रहें, चुपचाप नोट करें, चलाकी ना दिखाएं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल आउटफ्लोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट में पहली आइटम मैंने लिखी परचेस ऑफ एसेट्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, सेटअप कॉस्ट, सब जमा करते जाओ। आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, पहले मैं देखूंगा टोटल कितने पैसे चले गए। एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ठीक है सर, ये टोटल आउटफ्लो आ गई भाई साहब। ये कब इनकर होगी भाई साहब? शुरू में ही होगी बेटे, स्टार्टिंग में ही होगी। कुछ भी गिवन नहीं है तो हम मानेंगे कि बिगिनिंग में ही होगी, मेहनत पहले ही करनी पड़ेगी। आउटफ्लो इज ऑलवेज एट जीरो पीरियड ऑफ टाइम। It can be in the future period also, but generally it is in the zero period of time. Okay. Second step, लिख लेंगे बेटे, समझ आए या ना आए आपने लिखना है। मैं बस सीधी सी बात कर रहा हूं, आपने लिखना है। आपको समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, वैसे मैं समझा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, मैं पूरा समझाऊंगा। तो स्टेप नंबर 2, जैसे मैंने इस चित्र में बनाया था, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल कैश इनफ्लोस। तो टोटल कैश इनफ्लोस कैसे निकालते हैं? तो ऊपर हेडिंग लिखिए स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैश इनफ्लोस। आप सोचिए जर्मन लैंग्वेज लिखी हुई, बस लिखना है पहले। इट कैन बी, इट इज टोटल ऑफ ऑपरेटिंग और नेट ट्रेडिंग कैश इनफ्लोस। मतलब जो धंधे से इनफ्लोज आई, धंधे से, हाँ धंधो लाला जी ने एक काम शुरू किया, कुछ उसमें सेल की, कुछ कॉस्ट हुई, कुछ खरीदा, कुछ चावल खरीदे, चावल बेचे, दाल खरीदी, दाल बेची। अपोलो टायर्स ने रबड़ खरीदा, रबड़ बनाकर टायर बनाकर दे दिए। तो अपोलो टायर का धंधा क्या हुआ? रबर परचेज करना, रबर परचेज करके टायर बनाकर देना ट्यूबलेस। तो इससे अपोलो टायर को कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा? और अपोलो टायर को जो प्रॉफिट होगा, क्या उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो टैक्स देने के बाद जो पैसे बचे वही तो होगा। दैट इज ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज, दे आर ऑलवेज आफ्टर टैक्स। अभी मैं बताऊंगा कि टैक्स का इफेक्ट कहां लेने हैं। वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर का वो टॉपिक है, बट बड़ा सिंपल है यार, आज तक आप करते आए। जो भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, मैं गोल्डन वर्ड्स बोल रहा हूं, अभी लिखवाई हूं, आई विल डिक्टेट यू ऑल्सो। ऑल दोज आइटम्स which appear or which transact through profit and loss or income statement, because from income statement we calculate income, so we always take the effect of tax on those items which appear in the income statement. और जो आइटम्स बैलेंस शीट में आती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती हैं, बेटे हम उनका टैक्स इफेक्ट नहीं लेते। अभी देखेंगे लॉजिकली, आपको पता है फिर भी बता रहा हूं। आप लिखिए जी, ऊपर लिखिए स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैश इनफ्लोस,
ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस, दैट इज नेट ट्रेडिंग कैश इनफ्लोस प्लस टर्मिनल। अभी हम देखेंगे व्हाट आई मीन बाय टर्मिनल। आप बताइए आपको क्या लगता है टर्मिनल क्या होता है? अभी देखेंगे बेटा। मैं तो ये कहूंगा कि वैसे आपको छोटी सी बात मैं बता दूं, जो इनफ्लोस लगातार होती हैं, कैश इनफ्लोस, जैसे ये मैं आपके सामने एक टाइमलाइन बना रहा हूं। ये T0 है, ठीक है जी, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। अब एक बच्चे ने चैप्टर 1 और 2 नहीं किया, उसने डायरेक्टली ये लेक्चर देखा, वो पता नहीं कह रहा, पता नहीं क्या बना दिया। बेटे ये टाइम लाइन है, हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इसी बेसिस पे किया। इसको बोलते हैं समय की रेखा। रेखा, हाँ। कैश आउटफ्लो यहां पर हो रही है। अच्छा, जब आप कोई भी धंधा करते हैं तो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो यहां भी होगी, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो इधर भी होगी, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो यहां भी होगी, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो यहां भी होगी, और ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो यहां भी होगी। ऑपरेटिंग का मतलब ही क्या है? जब जब आप ट्रेड कर रहे हैं, जब जब आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप सेल भी करेंगे, खर्चा भी होगा, सेल भी करेंगे, खर्चा भी होगा, प्रॉफिट भी होगा या लॉस भी होगा, उसके ऊपर टैक्स भी देंगे। तो मैंने कहा जी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं अभी मैंने फॉर्मूला बताया। अभी आपको समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने लिखा। मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा? ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो में मैंने लिखा आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। ये देखिए, अभी तो लिखा आपने बेटा, ये देखो, ये देखो, आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोस प्लस टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन। ये थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं बस, और कोई बात है। आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोस, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग लिख लें या ट्रेडिंग लिख लें, कैश इनफ्लोस प्लस टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। आराम से बेटे, ये मैं फिर बताऊं, फिर मैं कह रहा हूं, बड़ी प्यार से बातें बताऊंगा आपको कि ये टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 का टॉपिक है। डेप्रिसिएशन है क्या, बैलेंसिंग चार्ज क्या है, बैलेंसिंग अमाउंट क्या है, टैक्स सेविंग क्यों लेते हैं, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, अगर टैक्स रेट 0 होगा तो क्या होगा, अगर टैक्स रेट होगा तो क्या होगा, डिफरेंस कितने से आता है। मैं केस स्टडीज लेकर प्रूव करूंगा कि व्हाई वी टेक टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आज तो शुरुआत है ना, थोड़ा सा मेरे को बताना है कि भी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस क्या होती है। जब तक हमारा धंधा चलता रहता है तब तक जो ऑपरेटिंग होती है, जो इनफ्लोस होती है, उनको ऑपरेटिंग बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा भी पॉइंट आता है जहां पर मैं अपना प्रोजेक्ट खत्म कर देता हूं, बंद कर देता हूं। जैसे एसीसी आप करते जा रहे हैं, एग्जामिनेशन देते जा रहे हैं, जब तक आप एग्जाम देते रहेंगे आपको एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। और एक ऐसा टाइम आएगा, आपने 13 पेपर्स प्रोफेशनल लेवल एथिक्स तक कंप्लीट कर लिए, तो जो आपने स्टडी मटेरियल बाय किया, इतना कुछ खरीदा, वो सब आप कबाड़ी वाले को बेच देंगे। मान लेते हैं रद्दी बेची थी, क्योंकि नए सिलेबस आ गए, नए सब्जेक्ट्स आ गए, पुराना स्टडी मटेरियल आपको लगता है आप तो पास हो गए, ये यूजफुल भी नहीं है, तो आप जो पैसे कबाड़ी वाले को बेचेंगे, जब आपका CA IAC से कंप्लीट हो जाएगा, तो जो कबाड़ी वाला पैसे देगा, कब देगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप अपना प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दोगे, खत्म कर दोगे, बंद कर दोगे। टर्मिनेशन का वैसे लिटरल मीनिंग भी यही है, व्हेन एवरीथिंग एंड्स। टर्मिनेटर एक मूवी आई थी, टर्मिनेटर, जब सब खत्म हो जाएगा तो आपको एक कुछ इन्फ्लोस और मिलेंगी। जैसे आपने जो वर्किंग कैपिटल लगाई हुई थी स्टार्टिंग में, अब आप बताओ, अब आपको प्रोडक्शन तो करनी नहीं है, अब तो धंधा खत्म हो रहा है, बंद कर रहे हैं, तो आपको उसमें कुछ रिकवरी होगी, उसको सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल। और साथ साथ जो एसेट अगर खरीदा था उसकी कुछ स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी, तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट अगर है तो ये बेटे इसको बोलेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो। मैं फिर रिपीट करूंगा दोस्तों,
cash outflow is in the zero period in the beginning. It can 99% it is in the beginning, and if it is in the within that year also, so that is not a big issue. We can easily handle it. Operating cash inflows. Cash inflows are of two types. One is operating cash inflow and second is terminal cash inflow. Those inflows which are related with the production, which is related with the operations, which is related with the main धंधा. आप बताइए कैटरीना कैफ की ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस क्या होंगी? भाई वो मूवीज में काम करती है, ठुमके लगाने के जो पैसे मिलते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो एज वी हैव सीन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. पतंजलि की क्या कैश इनफ्लो होगी? पतंजलि लिमिटेड है ऑपरेटिंग कैश. बेटा वो च्यवनप्राश बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, मक्खन बना रहे हैं, ऑल दैट इज देयर धंधा. So something which is coming from धंधा, that is named as operating cash inflows. एप्पल कंप्यूटर्स की क्या होगी? वो बेटा मोबाइल फोन बेचते हैं, आई सीरीज बेचते हैं, लैपटॉप्स बेचते हैं, दैट इज देयर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस. तो ऑपरेटिंग तो तब तक रहेगी ना जब तक दुनिया जहान चलेगी, जब तक मेरा प्रोजेक्ट चलेगा तब तक मिलती रहेगी, दैट इज ऑपरेटिंग. बट जब मैं एंड कर दूंगा उस ईयर एक इनफ्लो और भी आएगी, उसका नाम है टर्मिनल कैश इनफ्लो. वो दो कारणों की वजह से, दैट कैन बी ड्यू टू टू रीजंस. वन इज ड्यू टू रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग, एंड सेकंड इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट व्हिच आई विल सेल टू कबाड़ी वाला. सो आई कैन हैव two types of inflows in the end of the year when I am going to terminate that project, and the first is operating cash inflow and the second is terminal cash inflow. I think you are getting my point. अभी धीरे धीरे बताऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है. मैं आपके साथ हूं, साथ साथ चलूंगा, आप घबराना बिल्कुल भी मत. मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं आपके साथ साथ चलूंगा. आपने स्टेप नंबर 2 में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज. टोटल कैश इनफ्लोज लिखा मैंने, टोटल एक तो जो धंधे से आती है, धंधे से, हाँ, प्लस एक जो लास्ट एंड ऑफ द ईयर आती है. अच्छा, जो एंड ऑफ ईयर आती है, एंड ऑफ प्रोजेक्ट आती है, उनको क्या बोलते हैं? टर्मिनल. और जो धंधे से आती हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग. तो यहां लिखा जी ऑपरेटिंग और नेट कैश इनफ्लोस. अच्छा, उसको कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, चर्चा का मुद्दा, केस स्टडी से एक्सप्लेन करने वाला हूं. तभी मैंने कहा ना, शुरू के 3-4 लेक्चर्स आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसके बाद कैप्लन बीबी भी देखना, मजाक लगेगा. आप ऑपरेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोस plus tax shield or tax saving on depreciation. We will see to it. And terminal is due to two reasons. One reason is due to recovery of working capital, and second reason is due to sale proceeds of assets. And I have just shown you with the help of timeline that operating occurs always evenly or unevenly, but throughout the project life. The terminal only occurs at the end of the project. I think step number 2 भी सबने लिख लिया. ठीक है सर. Step number 3, हम step number 3 लिखेंगे. स्टेप नंबर 1 था कैलकुलेशन ऑफ आउटफ्लोस. स्टेप नंबर 2 था कैलकुलेशन ऑफ कैश, टोटल कैश इनफ्लोस. टोटल कैश इनफ्लोस होती है ऑपरेटिंग प्लस टर्मिनल. टर्मिनल होती है एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑपरेटिंग शुरू से लेके आखिरी तक होती है. ऑपरेटिंग को निकालने के लिए आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोस प्लस टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन. ये क्यों करते हैं, चर्चा का मुद्दा है, वी विल डिस्कस टू दैट. स्टेप नंबर 3, statement showing calculation of NPV. अब देखिए, या तो आपको वो स्पेसिफिकली कह रहा है पेपर में क्वेश्चन कि आपको पे बैक पीरियड से डिसाइड करना है, तो हम फिर पे बैक से करेंगे. क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आपको एज अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू डिसाइड अप्रेज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक. वी विल डू एज पर डिस्काउंटेड पे बैक. if the question is saying that you have to do it as per return on capital employed, I will do as per this. बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या आप छोड़ के आ जाओगे? बेटे एनपीवी के बेसिस पे करेंगे, बिकॉज एनपीवी इज द क्लासिकल मेथड व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल मेथड. सो मैंने स्टेप नंबर 3 में लिख दिया एनपीवी. वैसे पे बैक होगा तो पे बैक लिख देना, डिस्काउंटेड पे बैक होगा तो डिस्काउंटेड पे बैक लिख देना, जो होगा आपको मेंशन होगा. आप घबराना बिल्कुल मत, आगे चलना बेटे. वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो. आइए एसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं यहां पर लिखूंगा ईयर, यहां लिखूंगा कैश फ्लो. बेटे आपको पता है कैश फ्लो में दो चीजें छुपी हुई, जैसे एक बीज के अंदर वट वृक्ष छुपा हुआ है, आम की गुठली में आम का वृक्ष छुपा हुआ है. तो कैश इनफ्लो में
दो बातें छुपी हुई हैं। सर कौन सी? बेटे आपको पता ही है ना, सबसे पहले आउटफ्लो होती है और आउटफ्लो को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब कोड्स में लिखते हैं। अच्छा मान लेते हैं 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो 5 साल लगातार जो भी इनफ्लोज होंगी, लगातार बेटा एवरी ईयर देयर विल बी सम इनफ्लोज एंड दोज इनफ्लोज आर नेम्ड एज कैश इनफ्लोज, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। तो आई विल बी राइटिंग डाउन ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। बट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मैं ऐड करूंगा टर्मिनल कैश इनफ्लो। मैंने कहा आपको 10% भी अगर समझ आ रहा ना तो बहुत बड़ी बात है, आप घबराना मत, बस शुरू के 4-5 लेक्चर मेरे साथ करना, ठीक है जी। आप पहले फॉर्मेट बनाइए जी, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर नंबर 3। मैंने एनपीवी निकालना सिखाया, यही फॉर्मेट था, फिर जान के यहाँ पर स्टेप नंबर 3 भी बताना था, तो मैंने वही फॉर्मेट बनाया। ईयर लिख दीजिए पहला कॉलम, सेकंड कॉलम कैश फ्लोज का। फ्लोज में दो चीजें होती हैं, इन भी और आउट भी, ठीक है सर। आउट ब्रैकेट में ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, फिर लास्ट ईयर में टर्मिनल। और यहां पर हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बिकॉज इफ वी आर कैलकुलेटिंग एनपीवी तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स चाहिए, और मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से, टेबल की हेल्प से बताए थे आपको, ठीक है जी। ये 1 होता है, मान लेते हैं 10% है, जो भी है हम लिख देंगे, क्या घबराना है। 0.909, 0.826, 0.753, 0.683, 0.621, आप देख लेना इसके आसपास ही है, ठीक है ना जी। और फिर हम आ गए यहां पर, हमने लिख दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो ये तो बेटा आउटफ्लो आ जाएगी सेम की सेम ब्रैकेट में, फिर यहां टोटल कर देंगे और इसको लिख देंगे टोटल ऑफ, खाली हम टोटल पता किसका लेते हैं, इनफ्लोज का, ठीक है जी। तो यहां पे लिख देंगे टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, total of present value of cash inflows, and then at the end we will calculate NPV, which we know that it is equal to total of present value of cash inflows minus total of present value of cash outflows। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। मैंने लेक्चर नंबर 2 में, चैप्टर 3 के लेक्चर 2-3 में ये बताया है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है। मैं उस डीप में नहीं जा रहा। आप स्टेप नंबर 3 का सभी के सभी स्टूडेंट्स बेटे फॉर्मेट बना लें। आता है तब भी, मुझे पता है आपको आता है, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 3 मेरे से ही तो किया, और उसमें मैंने डिटेल में 10 लेक्चर्स में ये बताया। तो आप हेडिंग लिख लें, मैंने तीनों स्टेप्स का फॉर्मेट बता दिया। अब कहते हैं ना कि कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ के आते हैं, जैसे साइकिल आपने सिखाई आपको आपके पेरेंट्स ने, उन्होंने कहा जी हैंडल ऐसे पकड़ना है, पैडल ऐसे मारने है ना, ऐसे ब्रेक लगानी है, आपको समझ आ गया। बट कुछ बातें बताई नहीं जाती, जब आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे 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 आपको लॉजिकली समझ आएगा, फिर आप वो बातें अपने आप समझ लेंगे। तो वो बातें मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखी हैं जो मुझे लगा कि यार, मैंने जब एग्जामिनेशन किट कर रहा था है ना, और जब मैं कैप्लॉन के स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस कर रहा था, बीबीबी के कर रहा था, वर्कबुक से कर रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ बातों का और भी ज्ञान होना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के 3 स्टेप फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूज होंगे। अब ऐसा हो सकता है जो बातें मैं अभी लिखवा रहा हूं, शायद दैट इज समवेयर गिवन टू इन चैप्टर नंबर 5 और समवेयर गिवन टू इन चैप्टर नंबर 2 और 3। इट हार्डली मैटर्स, लिखा है तब भी लिखेंगे, नहीं लिखा हो तो लिखना ही है, और प्यार से लिखेंगे बेटे, समझदारी से लिखेंगे। मैंने 8-9 बातें लिखी हैं, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, इन द माइंड ऑफ फाइनेंस मैनेजर while evaluating net present value और while evaluating investment appraisal। जूस नोट्स में भी हैं, कैप्लॉन में भी हैं, लेकिन कैप्लॉन में बीबीबी में बिखरी हुई हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे 10-12 तो जाके समझ आएंगी। मैंने वो सारे किए, इसलिए मुझे पहले पता चल गया, इसलिए मैंने एक ही लिस्ट बना दी। थैंक यू बोलो मेरे को। अब लिखो, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड while appraising while appraising
इन्वेस्टमेंट्स, जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को अप्रेज कर रहे हैं तो भाई साहब कुछ बातें तो दिमाग के अंदर रखनी पड़ेगी आपको। पहली बात, जो आइटम्स आज के बाद ध्यान रखना, वैसे नेक्स्ट क्लास का मुद्दा है कि टैक्स कब लेना है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में मुद्दा है, फिर भी अभी लिख लो, दोज आइटम्स विच अपीयर इन द बैलेंस शीट। बेटे बैलेंस शीट में हम कैपिटल आइटम्स लिखते हैं, है ना, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, तो उनके ऊपर टैक्स का इफेक्ट नहीं लेते। आप लिखो दोज आइटम्स, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं है कब कहाँ टैक्स लेते हैं, तो उनके लिए लिखा मैंने। which appear in SOFP, that is statement of financial position as per IFRS F7 में देखा होगा आपने, और बैलेंस शीट, we will not take any tax effect, हम टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं लेंगे, मतलब हम कॉरपोरेशन टैक्स नहीं लगाएंगे, नहीं, कभी नहीं। Those items which appear in profit and loss statement, जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगी वो रेवेन्यू होंगी, उसी ईयर से रिलेट करती होंगी, दैट इज इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अब उसका नाम पड़ गया एज पर IFRS यू हैव सीन इन द F7, उनको, उनमें हम हमेशा टैक्स का इफेक्ट लेंगे। बेटे ये समझ लो, ये सुदर्शन बूटी है, आपको कभी समझ नहीं आएगा टैक्स कब लेना कब नहीं लेना, तो आप अपने माइंड में ये दो बातों को ध्यान रखेंगे, लॉजिकली रटना नहीं है यार, ठीक है सर। अब एक बात और बतानी है, वैसे ये चैप्टर नंबर 5 में कवर्ड है जो अभी बता रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में मदद मिलेगी तो इसलिए अभी बताया। बेटे प्रोजेक्ट जब भी आप करते हो ना, न्यू प्रोजेक्ट, वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं। जैसे आप ACCA भी कर लें, CMA USA भी कर लें, बहुत सारे इंडिपेंडेंट, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ACCA करोगे तो वो नहीं कर सकते, वो नहीं करोगे तो ये नहीं कर सकते। जैसे प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं तो किसी के पास ट्रेल आ जाती है, अब अगर एक के पास ट्रेल आ गई तो दूसरे के पास ट्रेल नहीं आती, क्योंकि 4 ही इक्के होते हैं, तो दैट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि अगर आपने ये काम किया तो फिर वो वाला काम नहीं कर सकते, अगर आपकी ट्रेल आ गई तो फिर उसके पास नहीं आ सकती। गेटिंग? अच्छा, पेयर, जैसे हम खेलते हैं प्लेइंग कार्ड्स, तो अगर आपके पास पेयर आ गया तो सामने वाले के पास भी पेयर आ सकता है, वो दूसरे कलर का हो सकता है, हार्ट का हो सकता है, क्या हो गया उसमें? It means those are named as independent proposals. Supposingly, I want to say you कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो का वर्क स्टार्ट किया, वो पहले से उनके बड़े सारे दूसरे भी धंधे हैं, पेट्रोकेमिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, ये है, वो है, विमल है। इट मींस रिलायंस जियो को स्टार्ट करना या ना करना पुराने वाली चीजों से रिफ्लेक्ट नहीं करता, दैट इज इंडिपेंडेंट। इट मींस आप आने वाले दिनों में जब भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को अप्रेज करोगे, दैट दिस प्रोजेक्ट इज टू बी डन और नॉट, you have to see that whether that project is independent or whether that project is mutually exclusive. तो ऊपर लिखेंगे independent proposals, types of proposals, there are two types of proposals, one is independent and second is mutually exclusive. Independent में लिखेंगे when acceptable or rejection of one proposal does एक बच्चा कमर सीधी करके नहीं बैठा, ढीला हो गया, दूसरा बच्चा वॉशरूम चला गया, तीसरे पे थप्पड़ मारू कान पे खींच के, affect the acceptance or rejection। मैंने इतनी मेहनत की, कैप्लॉन, BBB, एग्जाम किट, वर्कबुक, स्टडी टेक्स्ट मिलाकर आपको बादाम रोगन दे रहा हूं, है मुगली गुट्टी 555, और आप वॉशरूम जा रहे हो, ढीले होके पढ़ रहे हो, लेट के पढ़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए। लिखो इसको, टाइप ऑफ प्रपोजल्स, इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स कौन से होते हैं? व्हेन एक्सेप्टेंस / रिजेक्शन ऑफ वन प्रपोजल डज नॉट अफेक्ट, एक का एक्सेप्ट करने से दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं कि अगर आपने ये कर लिया तो फिर वो नहीं कर सकते, ये हो गया तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है जी, तो देखिए क्या लिखा मैंने, ठीक है। आई थिंक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम सबको समझ आ गया, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है सर। तो मैं ऊपर वैसे लिख सकता हूं ACCA डूइंग ACCA, doing CMA USA, doing CFA USA, doing CPA USA, all are independent proposals, ठीक है सर। But if I say the acceptance of one, as I have just told you कि भाई ट्रेल आ गई, हाँ 3 इक्के आ गए रामलाल के पास, तो फिर बंटी के पास, बबली के पास ट्रेल नहीं आ सकती,
एक ही के पास आ सकती है। इसका मतलब एक काम करोगे तो दूसरा नहीं कर सकते, यू कैनॉट डू दैट। So those proposals in which we cannot accept both, either we have to accept A. When I accept A, it means I cannot accept B. But in case of independent, I can accept A and B both, because A and B are independent. But in mutually exclusive, they are dependent. They are dependent word वैसे मैंने गलत यूज किया, मैंने कहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझ आ गया, ठीक है। टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको कुछ बातें पहले पता होनी चाहिए। और आज मैं केस स्टडी एक छोटी सी कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैंने कहा जी 5 लेक्चर्स मुझे दे दो, मुझे खून दे दो, मैं आजादी दे दूंगा। चुपचाप पहले 5 लेक्चर्स मेरे चैप्टर 4 के कर लो, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जामिनेशन किट और बीबीपी से ना कर पाओ। बेटा भूपेश आनंद का दावा है, लॉजिक तो समझ लो, लिखो। टाइम पीरियड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के समय हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्योंकि हम जनरली मानेंगे कि टैक्स हम 1 साल के बाद दे रहे हैं, इनकम इस ईयर अर्न की, टैक्स नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, ठीक है जी। तो इट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर। 2 तरह के समय हो सकते हैं, इधर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर। आप सब लिख रहे हैं, कमर आपकी सीधी है, F9 कैप्लॉन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीबीबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 2 पीरियड्स कैन बी ऑफ 2 टाइम पीरियड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। फ्रेंड्स, इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, लड़का लड़के से कुछ नहीं बोल रहा, फिर भी आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तू मेरा मैं तेरी हो गई, इफ नथिंग इज गिवन, स्टिल आप उस केस में अज्यूम करेंगे दैट द टाइम पीरियड इज एट द एंड ऑफ द ईयर। फर्स्ट ईयर मींस एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर मींस एंड ऑफ सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मींस एंड ऑफ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मींस एंड ऑफ फोर्थ ईयर। आउटफ्लोज तो 0 पीरियड में मानेंगे और ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस एंड में मानेंगे। लिख लीजिए फ्रेंड्स, इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट इन रिगार्ड टू टाइम फॉर कैश आउटफ्लोस, forgetting something, you have to lose something. Outflows is always assumed to be in the beginning of the period, beginning of the project, 0 period, अभी वर्तमान काल में, beginning of third year, वैसे आप लिख लो जी, beginning of third year is equal to end of second year, beginning of third year is equal to end of second year। और यहां पर लिख लो, एक लाइन शायद मिसिंग हो गई, कैश इनफ्लोस, कैश इनफ्लोस always occur, we will assume always occur at the end of year. We will always assume that cash inflows occur at the end of the year, and we will always assume that cash outflows in the beginning of the year, beginning of the project rather. Inflows क्योंकि बार बार होती है तो हर साल के आखिरी में मानेंगे, ठीक है सर। और एक बात और कहनी है, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर है ना, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर मान लेते हैं, क्योंकि आपको कहीं पर लिखा होगा बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर, बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर, बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, तो मैंने ऐसी एग्जांपल ले लिया, थर्ड ईयर इज इक्वल टू एंड ऑफ सेकंड ईयर। इसका मतलब आप जो जैसे 10% का फैक्टर है, आपने पहले निकाला 0.909, फिर निकाला 0.826, 0.826 का मतलब क्या है, एंड ऑफ सेकंड ईयर। इट विल आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, वी विल डू इन द क्वेश्चंस। 5th पॉइंट, अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं इस समय 5th लिखवा रहा हूं, वैसे इसका खुलासा मैं चैप्टर लेक्चर 3 और 4 में भी करूंगा, क्योंकि जब मैं इंपैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल में स्पेसिफिकली फोकस होकर बताऊंगा। बट यहां पे मैंने कहा कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा और ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया उस ईयर जो रिकवरी हुई वर्किंग कैपिटल की, जो रिकवरी होगी, हम मान लेंगे कि रिकवरी हो जाएगी, इवन इफ क्वेश्चन चुप है, कुछ नहीं कह रहा। बेटे लेकिन आप तो फाइनेंस मैनेजर हो ना, अब धंधा खत्म हो गया, बोरी बिस्तरा बंद करो, घर जाने का समय आ गया, तो यू विल नॉट इन्वेस्ट दैट वर्किंग कैपिटल। छोले भटूरे वाले ने कहा अब मैं छोले भटूरे बनाना ही बंद कर दूंगा, तो जो पैसे आज तक वो वर्किंग कैपिटल के में लगा रहा था अब नहीं लगाने पड़ेंगे, उसकी रिकवरी हो जाएगी। उसको कह रहे हैं कि हम मान लेंगे कि 100% दैट इज रिकवर्ड and it is named as terminal cash inflow. I have just told you it is a terminal cash inflow. तो लिख लेंगे, if no information has been specified in the question, we will assume that 100% recovery of working capital is there. बेटे 4-5 बातें ऐसी हैं जो लिखनी है, भले थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, अगर हमें एक साथ नहीं करेंगे ना तो लॉजिकली आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये लिखिए फाइनेंसिंग कॉस्ट
it may be noted that the cost of financing is already included in the discount rate or hurdle rate. Very very important, specifically in chapter number 5 you will learn this point. बट क्योंकि अभी करा रहा हूं, कि मुझे लगता है शायद चैप्टर 4 में भी यूज हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो एक ही है बेटे, इन्होंने चैप्टर 6 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, तो एक ही ना. तो लिखें फाइनेंसिंग कॉस्ट. इट मे बी नोटेड दैट कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज ऑलरेडी इंक्लूडेड in discounting rate or hurdle rate, so how you have finance cash outflows is of no importance. लिख लें, अभी पहले लिख लें भाई साहब, लिख लें फाइनेंसिंग कॉस्ट. इट मे बी नोटेड दैट, ये नोटेड है that cost of financing is already included in discount rate or hurdle rate, so how you have finance cash outflows is of no importance. Hence financing cost is, if given in the question, if given in the question, it is to be ignored. आराम से, अगर ये क्वेश्चन में दी गई है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे. खुलासा नेक्स्ट लेक्चर 3 या 4 में करूंगा. मुझे बस ये बताना है बेटे, जो मुझे लग रहा है ना बार बार, मैं चाहता हूं कि आप ये फोटो बनाएं. ये बनाएं बेटे, इसकी हेडिंग क्या लिखें, पॉइंट नंबर 7 की ये मत लिखें. ये बेटे आप, इसकी हेडिंग है पैटर्न्स ऑफ कैश इनफ्लोस. आराम से, कि कैश इनफ्लो के पैटर्न्स देख रहे हैं कि कैसे कैसे कैश इनफ्लोस हो सकती है. हाउ कैन कैश इनफ्लोस बी पॉसिबल, पैटर्न्स देख रहे हैं. ऐसे ही बनाइए बेटे, टाइमलाइन बनाइए. देखो मैं आपको बताऊं, जब हम ज्यादा चित्र बनाते हैं, टाइमलाइन करते हैं, बिकॉज अभी हम एग्जामिनेशन किट से क्वेश्चंस करेंगे, है ना, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए आपको टाइमलाइन बनानी पड़ेगी. तो अभी से आदत डालिए टाइमलाइन. ये T0 है, फिर T1 से लेके T9 तक मान लेते हैं 9 साल का प्रोजेक्ट है, तो T0 में जो होगा उसको आउटफ्लो बोलेंगे, और जो 1 से लेके 5 तक या मान लेते 5 साल तक है तो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो. लेकिन 5th ईयर में एक इनफ्लो और भी होगी जिसको बोलेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो. तो इसमें 2 घड़े मिलेंगे. देखो लिखा भी हो 2 घड़े, घड़ा नंबर 1 ऑपरेटिंग का और घड़ा नंबर 2 किसका, टर्मिनल का. बनाओ बेटे, घड़े बनाओ, आपको लॉजिकली समझ आएगा कि मैं क्या बोलता जा रहा हूं. आप सभी के सभी ध्यान से इसको बनाएं, आपको लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा. मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आराम से बेटे फोटो बनाएंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा. यहां पे मैंने लिख दिया, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर नंबर 2 and 3 what I mean by time value of money, what is discounting rate and cost of capital, and in the coming lectures we will see what I mean by inflation rate. अब हम ये चेक कर रहे हैं कि जो कैश इनफ्लोज हैं, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज हैं, उनका पैटर्न कुछ भी हो सकता है. मतलब अनइक्वल भी हो सकती है, ऊबड़ खाबड़, या इक्वल भी हो सकती है, या परपीचुटी में जा सकती है, या परपीचुटी के साथ ग्रोथ हो सकती है. तो मैंने यहाँ पर 4 पैटर्न्स लिखे हैं. मुझे पता है बेटे थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन ये 2-3 बातें अगर आप अभी नहीं लिखते तो आप प्रॉपरली रिलेट नहीं कर पाओगे चीजों को. तो पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे पैटर्न नंबर ए, या मैं तो कहता हूं इसको पॉइंट नंबर 8 लिखो ही मत, पैटर्न लिखो. पैटर्न ए, क्योंकि हमने 7th पॉइंट में क्या लिखा, पैटर्न्स ऑफ कैश इनफ्लोज. तो पैटर्न ए व्हेन ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज आर अनइक्वल. देखो मैंने घड़े भी छोटे मोटे बनाए, कितनी मेहनत की होगी कि आपको लॉजिकली समझा पाऊं. पहले छोटा घड़ा बनाया, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर सो दैट आई कैन रिलेट कि भाई अनइक्वल कैश इनफ्लोज अगर होंगी तो घबराना नहीं है ना. हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है. आप बस लिखो ऊपर जी, ऊपर हेडिंग लिखो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज कैन हैव डिफरेंट पैटर्न्स. फर्स्ट पैटर्न इज दे कैन बी अनइक्वल. दूसरा पैटर्न नंबर बी, नंबरिंग मत करो, इसकी पैटर्न ही कर लेते हैं. पैटर्न नंबर बी. पैटर्न नंबर बी क्या हो सकता है, व्हेन ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज आर इक्वल, इट कैन बी पॉसिबल.
अच्छा, जब इक्वल होंगे ना तो हम एन्युटी फैक्टर से कर सकते हैं, विच आई हैव टोल्ड यू इन चैप्टर नंबर 3। अब देखो घड़ों का साइज मैंने एक ही बनाया, कितनी मेहनत की होगी यार, कि मैंने सोचा कि कैसे करूं, आपको कैसे जल्दी से समझ आए, और आप इस समय टाइमलाइन नहीं बना रहे, घड़े नहीं बना रहे, बेवकूफ हो आप, कमर दीदी। देखो, और लास्ट ईयर में देखो मैंने टर्मिनल भी बनाई। अब फिर मैंने लिखा जब इक्वल होता है तो आप मैथमेटिक्स की हेल्प से एन्युटी फैक्टर से काम कर सकते हो, तो मैंने लिखा, आप भी लिखो, फ्रेंड्स इन दिस केस वी कैन यूज टेक्निक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। वी कैन यूज द टेक्निक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। आइए जी, आइए। And in TVM, in time value of money, we have seen in chapter number 3, it is named as annuity factor. उसको annuity factor बोलते हैं। सपोज कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई साहब आप कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, 5 मिनट की वो बात और रह गई है, आगे आपकी मर्जी है भाई साहब, मोबाइल के कैलकुलेटर से मत करना। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज फॉर 5 इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट। मैंने कहा जी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज दी हुई है एक प्रोजेक्ट की 5 साल की, है ना, तो उसकी क्या करनी है, हमने प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है, ठीक है जी। तो मैंने लिखा पहला कॉलम ईयर का, दूसरा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज का, तीसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, फोर्थ प्रेजेंट वैल्यूज का। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं 10% पे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 पे कर सकते हैं, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करते जाओ, तो आपके पास वैल्यूज आती रहेंगी 0.9091, 0.826, बताया था ना आपको। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू करो तो 0.9090 आ गया। अब खाली इक्वल टू प्रेस कर दो तो 0.826 आ गया, खाली इक्वल टू प्रेस कर दो तो 0.7513 आ गया, खाली इक्वल टू, बिकॉज ये कैलकुलेटर याद रखता है कि किससे डिवाइड करना है, तो बार बार मत लिखो डिवाइडेड बाय 1.10 अगर कैलकुलेटर से करना है, नहीं तो टेबल वैल्यू से देख लो, और 10% तो ऐसे ही याद होता है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया जी मैंने। अब मैं आपसे ये समझाना चाहता हूं कि अगर इक्वल है ना तो इतना लंबा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, 1 से 5 है ना, 10,000, और इन सबका टोटल ही कर लो, ये आएगा जी 3.79। अब ये 3.791 कैसे आएगा, कैलकुलेटर से भी आ सकता है, जब आप मेमोरी प्लस में डालते जाओ, इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, और टेबल वैल्यू से देख लो एन्युटी फैक्टर से, तो ये ऑटोमेटिकली आपके सामने आंसर आ गया। इसको क्या बोलते हैं, एन्युटी फैक्टर। वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर नंबर 3। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, लिख दिया बेटे, ये भी लिख दिया। Friends, as 10,000 operating cash inflow is common, so instead of multiplying again and again by 10,000, we can also take present total of present value factors, that is 3.7906, and which is named as annuity factor. वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो, ये है जी एन्युटी फैक्टर। कितनी मेहनत कर रहा हूं भाई साहब आपके लिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो। इट इज नेम्ड एज एन्युटी फैक्टर विच वी कैन सी इधर फ्रॉम द कैलकुलेटर और फ्रॉम टेबल। ओके, लास्ट पैटर्न में आ जाओ, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, पैटर्न नंबर सी। सर ये किसके पैटर्न्स कर रहे हैं, बच्चों को ना नींद आ रही थी, उसको पता नहीं चला पैटर्न क्या किस लिए कर रहे हैं। अभी बताता बेटा, थप्पड़ मारूंगा ना मुंह पे तो बताऊंगा आपको। A series of equal cash inflows with one equal amount at the end। ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल 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 आ रहे हैं, फिर अनइक्वल हो गई। मैं तो कहता हूं जैसा भी हो यार, घबराना किस बात का है, लिखो। ये देखो घड़े कैसे बनाए, इक्वल 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 अनइक्वल। तो इक्वल 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 को एन्युटी से कर सकते हैं, अनइक्वल को अलग से कर सकते हैं। वो गधे और वो घोड़ा है, घोड़े को अलग से करो, गधों को अलग से करो। आप बस चित्र बनाओ, पैटर्न नंबर सी लिखो, a series of equal cash inflows with one unequal amount at the end। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इक्वल है we will use annuity tables, and this for this we will use present value factors। पैटर्न नंबर डी में आ गए जी, पैटर्न नंबर डी, पॉइंट्स में लिखो इसको, पैटर्न नहीं लिखो तो ज्यादा आपको लॉजिकली समझ आएगा। पैटर्न नंबर डी, जब आपको लगता है कि कैश इनफ्लोज भविष्य काल तक क्या, अनंत काल तक क्या, इन्फिनिटी तक सेम ही रहेंगी, इसको बोलते हैं परपेचुअल एन्युटी। बराबर है जी, बराबर है, कहते हैं इतनी आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी, लीज दे दी 99 ईयर्स की, आपको लीज रेंट मिलता रहेगा अनंत काल तक, भविष्य काल तक, इनफाइनाइट तक, तो फिर उसको बोलते हैं परपेचुअल एन्युटी। कैश इनफ्लोज दैट गो ऑन एंड विदाउट एन एंड
डेड एंड है, कोई एंड ही नहीं है, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। मैंने चैप्टर 3 में भी इस बात को बताया था, एक क्वेश्चन भी हमने किया था कैप्लन का टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग में। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एनुअल कैश फ्लोस अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मान लेते हैं आपको $100 की इनफ्लोज होगी भविष्य काल तक, अनंत काल तक, इनफाइनाइट तक, और 10% का वो है, तो 1000 आपके सामने आ गया जी क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। लास्ट में आ गया जी पैटर्न नंबर ई, खत्म खत्म, पैटर्न ई। बेटा भूपेश आनंद के लेक्चर अगर आपने देख लिए ना, शुरू के 5 बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर डालोगे, लिखो परपीचुअल ग्रोइंग एन्युटी इफ परपीचुअल कैश फ्लोस। आपकी परपीचुअल तो है इनफाइनाइट तक होंगी, लेकिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखो घड़े कैसे बनाए, घड़े कैसे बनाए, इफ परपीचुअल इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ स्टडी रेट, 2% का रेट है, 5% का रेट है, देखो बनाता जा रहा हूं, अनंत काल तक चलेगा ये, बट बढ़ रहा है, ग्रोथ के साथ हो रहा है, विद ग्रोथ रेट। तो उसमें ये फॉर्मूला लिख लो, लॉजिकली नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। क्या मतलब है, कैश इनफ्लो जो फर्स्ट ईयर में मिलेगी अपॉन के ई माइनस जी, वी विल बी डिस्कसिंग इन डिविडेंड ऑल्सो, मायरन गॉर्डन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी लिख लो कैश इनफ्लो अपॉन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज डिस्काउंटिंग रेट, this is discounting rate and this is growth rate, that is CF upon KE minus G। बस जी बस, एक छोटी सी हम केस स्टडी करेंगे और चैप्टर क्लोज है जी, आज का लेक्चर क्लोज है। एक केस स्टडी कर रहे हैं हम सब लिखने, अभी जो 2-3 बातें लास्ट में पैटर्न्स वाली बताएंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर जब करूंगा तो बताऊंगा ही। सपोज करते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, आउटफ्लो 1 लाख रुपए की है और इनफ्लो $50,000 है, $20,000 है, $30,000 है, $10,000 है, $5,000 है। ठीक है जी, कैलकुलेट एनपीवी इफ डिस्काउंटिंग रेट इज 10%, वी हैव डिस्कस इन चैप्टर नंबर 3। बट पॉइंट है कि मैंने इतना कुछ बताया इसको कंक्लूड करने के लिए, मेरी इच्छा थी कि यार मैं केस स्टडी करा के कंक्लूड करूं, और आप मेरी इच्छा को पूरा करो यार। आपके सामने टाई लगाकर खड़े होकर पढ़ा रहा हूं यार, कौन है ऐसा बुक में मार्क करके पढ़ा रहे हैं, पीपीटी से पढ़ा रहे हैं यार, आप मेरा एनर्जी लेवल तो देखो, मैं आपके लिए क्या क्या कर रहा हूं। चलो जल्दी से जल्दी से, अनइक्वल, जान के मैंने अनइक्वल बोला, इसको फिर मैंने यहाँ पे टेबल लिखा, फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम कैश फ्लोज, थर्ड कॉलम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, फोर्थ कॉलम प्रेजेंट वैल्यूज। आराम से करना है बेटा, करना है करना है करना है, सभी ने करना है। $1 लाख आउटफ्लो, ओके ओके, दिस इज आउटफ्लो, दिस इज कैश आउटफ्लो, दिस इज टोटल कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। अच्छा इनफ्लो कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो प्लस टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल is always at the end, operating is throughout the life. Calculate NPV if discounting rate is 10%. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल लिख दीजिए। अनइक्वल है तो मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, आई कैन नॉट यूज एन्युटी टेबल वैल्यूज। एन्युटी तभी यूज होगा जब आपकी कैश इनफ्लो सेम है, क्योंकि तभी हम कॉमन ले सकते हैं ना उसको। ठीक है सर, 10% का या तो आप कैलकुलेटर से कर लें, और यू कैन सी द टेबल वैल्यूज, आपको टेबल वैल्यूज दी जाएंगी, फिर प्रेजेंट वैल्यूज निकालें, टोटल कर लें, इन सब का जोड़ कर दें, इसको बोलते हैं टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। इसका मतलब आपको $94,451 मिलेंगे और आपकी जेब से $1 लाख जा रहे हैं। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर क्या ये अच्छी बात है या गंदी बात है? बेटे ये गंदी बात है, यू शुड नॉट गो फॉर दिस प्रपोजल इफ एनपीवी इज द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर इवैल्यूएटिंग। आई थिंक बात थोड़ी सी तो समझ आई है, मैंने बड़ी मेहनत की है दोस्त आपके लिए। मुझे मालूम है कि जो बातें आज मैंने बताई हैं थोड़ा सा हैवी है, लेकिन ये बातें धीरे 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 आपको समझ आएंगी जब पिघलेंगी। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ समझ आएंगी, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में समझ आएंगी। शुरू के 4-5 लेक्चर्स आप मुझे दे रहे हो, उसके बाद सभी समझ आ जाएगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली केस स्टडीज के हेल्प से करेंगे तभी समझ आएगा। आइए मैं एक बड़ा प्यारा सा गाना दिखाना चाहता हूँ यार आप सभी को, सच में कह रहा हूँ,
मैंने गाना आपके लिए निकाला है, आप देखिए गाना है क्या, पूरी का गाना है। ये दिल की मशालें जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। जलती लपटों को अपने आपने हाथों में थाम लिया एक एसीसी के बच्चे ने। आहा आहा आहा। है वो कर जाना के सारा जमाना, सारे जमाने को दिखाना है कि हमने एसीसी, फिर देगा मिसाला यारों आपकी मिसाल देगा जमाना कि इस बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसीसी किया। सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, पहले अटेम्प्ट क्लियर करके दिखाना। एसीसीए स्किल लेवल, प्रोफेशनल लेवल, बेटे पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है, बार बार फिरंगियों को पाउंड नहीं देने। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपको लेक्चर नंबर 2 में मिलूंगा। अभी कुछ बातें आज अधूरी रह गई, कुछ बातें और समझ आएंगी। पॉजिटिव होकर हमने आगे चलना है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।